हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। आज हमें केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में जो जनरली डिस्कस करना है वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं पहले सबसे पहले ये समझेंगे और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्स मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टाइप का कुछ होने वाला है, यानी ऑक्सीजन ऐड होने वाली है। तो हम क्या कहेंगे, जनरली हम कहते हैं दोज केमिकल रिएक्शंस which involves addition of oxygen, which involves addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons is known as oxidation reaction। मीन्स डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी कि वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो। तो इन तीनों में से अगर एक भी वर्क फॉलो हो रहा है, एक भी प्रोसेस फॉलो हो रही है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने कहा 2 mg मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ और यहाँ कंपेयर करूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ केवल मैग्नीशियम है और यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और जब मैंने अभी हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, हमारी डेफिनेशन कह रही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मीन्स यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन कवर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। हमने कहा जरूरी नहीं है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का कोई एग्जांपल अगर हम लें तो हम लोग ले रहे हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, प्लस रिएक्शन करा रहे हैं Br2 ब्रोमीन लिक्विड से, ठीक है, और क्या होगा वो देख रहे हैं। तो जनरली क्या होगा, जब इसका बायो प्रोडक्ट देखेंगे तो सल्फर यहाँ से सेपरेट होगा और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं H2S से यहाँ तक जाऊँ सल्फर तक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो जब यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है तो हम क्या लिखेंगे, ये स्टेप है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है H2S, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया H2S का। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी हमने एक एग्जांपल कवर कर लिया। वहीं पर हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में सपोज करते हैं Fe2+, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन, देखो पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कोई एलिमेंट, कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और 2 पॉजिटिव का मतलब है आयरन ने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। हुआ क्या, एनी हाउ किसी तरीके से आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। जब ये रहा जो हमने यहाँ दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो कितना पॉजिटिव था, 2। अब एक और कर दिया तो कितना पॉजिटिव हो गया, 3। मीन्स ये 3 पॉजिटिव बता रहा है कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। और लूज करने से क्या होता है कि चार्ज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ +2 चार्ज है और यहाँ +3 चार्ज है। तो हम कहें या तो जब व्हेन चार्ज इंक्रीज, या तो चार्ज इंक्रीज हो, या हम कहें कि जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कहीं आकर ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। और अगर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, इसने एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये भी एडिशन ऑफ
यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो हम लोग कहाँ आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन पर। चलिए मैं यहीं चेंज कर देता हूँ, रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें रिडक्शन रिएक्शन में डिस्कस करना है कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्चुअल में अगर इन शॉर्ट में बात करूँ रिडक्शन रिएक्शंस की, तो बच्चों रिडक्शन रिएक्शंस आर रिवर्स टू द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की जनरली बेसिक जो होती है वो क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ रब नहीं कर रहा हूँ, केवल कुछ एलिमेंट मिटा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैं आपको यहाँ कुछ समझाऊंगा, और वो देखिए क्या कि मैंने क्या किया, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं चेंज किया। अब मैं कह रहा हूँ दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, which involves addition of hydrogen or removal of oxygen or gain of electrons. Gain of electrons is known as reduction reaction. तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। अब इन शॉर्ट देखिए आप डेफिनेशन पहले क्या थी, पहले थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। वहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहां पर इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, वहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में उल्टा होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या है, दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीनों प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस फॉलो हो रही है तो वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन आपका कहलाता है। चलिए रिडक्शन का एग्जांपल से देखते हैं कैसे। चलिए पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज करते हैं सोडियम था, सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा और बनाया 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो हम देख रहे हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो सोडियम पहले यहाँ पर अकेला था और यहाँ पर जाते जाते हाइड्रोजन ऐड हो गया। मीन्स यहाँ पर हुआ क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिडक्शन। यानी यहाँ पर किसका रिडक्शन हो गया है, यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन हो गया है। मीन्स सोडियम क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। सोडियम क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोगों ने दिखा दिया है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखाते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड, प्लस हम लोग ट्रीट करा रहे हैं हाइड्रोजन से। अब हुआ क्या कि जब ये रिएक्शन हुई तो हमें मिला कॉपर प्लस H2O। तो जब कॉपर और H2O मिला तो हम लोग देख रहे हैं कि CuO से अगर हम यहाँ पर जाते हैं, कॉपर पर जाते हैं, तो कॉपर पर जाने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर जाने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जो था वो रिमूव हो गया। यानी हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो भी उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ किसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। वहीं हमने कहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लास्ट टाइम लूज किए थे, इस बार क्या कर ले, गेन कर ले। यानी अगर Fe3+ है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन, 3+ का मतलब है कि इसने ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो कहीं से अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, Fe2+। तो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे वापस मिल गया और अब इसने कितने लूज करें, 2 रह गए जो लूज हुए हैं। तो ये यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस तरीके से ये रिडक्शन भी हो जाता है। क्लियर हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिवर्स होती हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वहीं रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों के मैंने आपको एग्जांपल से शो कर दिया है। तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पहले वाली प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। चलिए, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं, एक बार आप देख लीजिए इसको, होप आप लोगों ने देख लिया होगा।
ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ें तो आगे हम कह सकते हैं कि जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होता है तो ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस, अब जनरली बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूं तो यहाँ से मुझे दो वर्ड मिल रहे हैं। एक मिल रहा है रिड, रिड फॉर, मैं कहूँगा रिड से क्या बनेगा, तो रिड से बनेगा बच्चों रिडक्शन। और एक वर्ड मुझे मिल रहा है यहाँ पर ऑक्स, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्स किससे मिलकर बनेगा, ऑक्सीडेशन से। तो क्या हुआ कि रिडॉक्स का मतलब है, रिडॉक्स वर्ड में दोनों वर्ड छुपे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो अब हमें डेफिनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमें रिडॉक्स की डेफिनेशन लिखनी है कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, अगर बोर्ड में आपके आता है कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस in which oxidation and reduction occurs simultaneously are known as redox reaction। मीन्स वो केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होता है तो ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट कराया। कार्बन के साथ ट्रीट कराने पर जिंक ऑक्साइड ने जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम जिंक ऑक्साइड को जिंक तक लेके जाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ तक जाते जाते क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब हम कार्बन को कंपेयर करें तो जब हम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड तक जाएंगे तो देखेंगे कि कार्बन के साथ यहाँ कार्बन अकेला था और यहाँ जाते जाते ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मीन्स यहाँ हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इसको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो मीन्स यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन कार्बन का तो हो गया है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑक्साइड का हुआ है यहाँ पर रिडक्शन। तो इस तरीके से हम, और ये रिएक्शन कौन सी है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो बच्चों ये रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो जनरल एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए H2S + Cl2, ठीक है, और हमने देखा तो ये क्या हुआ, S + 2HCl। अब हम यहाँ देखें H2S से जब हम S तक पहुँच रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यानी यहाँ हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तो H2S का तो हो गया ऑक्सीडेशन, H2S का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ क्लोरीन देखें तो Cl क्लोरीन अकेला है और यहाँ जाते जाते क्लोरीन के साथ कौन ऐड हो गया है, हाइड्रोजन। और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन का हो गया है रिडक्शन, तो Cl2 का क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है कि दोज केमिकल प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस दैट आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोला जाता है। चलिए होप आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन तीनों क्लियर हो गई होंगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोज केमिकल प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो रिडक्शन कहलाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होगा, तो वो क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। चलिए, आपके रिडॉक्स के भी एग्जाम्पल्स हो गए और रिडॉक्स रिएक्शंस भी हो गई। अब जब हमारी ऑक्सीडेशन हो जाता है, हमारे रिडक्शन हो जाता है, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया है, तो यहीं से आपके बोर्ड में फिर दोबारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हमारे पास बारी आती है इन बात को समझने की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अब उसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे और डेफिनेशन से समझेंगे कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन होगी द सब्सटेंस which gets oxidized, the substance which gets reduced, the substance which gets reduced and oxidizes something else are known as oxidizing agent। यानी वो सब्सटेंसेस जो विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो क्या हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज बोल रहा हूँ, रिड्यूस। दो सब्सटेंसेस विच गेट रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, खुद हो जाते हैं रिड्यूस और दूसरे को कर देते हैं ऑक्सीडाइज्ड, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है, अब हमने देखा CuO से जब हम जहाँ Cu तक पहुँच रहे हैं तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? तो CuO का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। क्लियर होती है बात? इसी तरीके से अगर H2 को कंपेयर करूं यहाँ तक H2O तक, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमें समझ में आ गया, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो बच्चों इन शॉर्ट रिवर्स प्रोसेस समझ लो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल भाषा में सिंपल ट्रिक है, आप समझ लो। पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड कर लो, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस हो गया काम। बस आप एक फंडा याद रख लो, क्या कि रिएक्शन के अंदर जिस कंपाउंड का, जिस एलिमेंट का, जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिएक्शन के अंदर जिस कंपाउंड का, जिस मॉलिक्यूल का, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखिए बस रिवर्स है या नहीं है? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा इजी हो गया। अगली रिएक्शन से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझें तो क्या होगा, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग कह रहे हैं कि हमने एग्जांपल ले लिया ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। हम लोग देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से जब जिंक पर जाएंगे तो जिंक ऑक्साइड से जिंक पर जाने पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जहाँ रिमूव ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, वहाँ होता है रिडक्शन। यानी किसका रिडक्शन हुआ है यहाँ पर? जिंक ऑक्साइड का। ZnO हो गया यहाँ पर, का हो गया यहाँ पर रिडक्शन, या फिर हम कहें कि रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड देखूँ तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो कार्बन का यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैंने बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कितना आसान हो गया अब हमें पहचानना
कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पहचान सकते हो, और अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी इजीली फाइंड कर सकते हो। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कोई एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग यहाँ ले रहे हैं आयरन, ठीक है। आयरन के बाद हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम आयरन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वाटर की, ठीक है। तो मेटल की जब भी पानी में रिएक्शन होती है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, FeOH का होल ट्वाइस मिलेगा, यहाँ पर FeOH का होल ट्वाइस मिलेगा तो बच्चे का क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ चार्ज वाइज देखेंगे, जब किसी मॉलिक्यूल पर कुछ नहीं होता, जब वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो वो न्यूट्रल होता है, यानी इस पर चार्ज है 0। और अगर मैं इसको यहाँ ब्रेक कराऊंगा आयंस में, आपने 9th में देखा होगा, तो ये टूटेगा Fe2+ और ये ब्रेक होगा 2OH-। तो जब ये 2+ में टूटा तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2। तो जब हम यहाँ 0 से 2 चार्ज पर पहुँचे तो क्या हुआ, चार्ज का, अभी मैंने बताया था कि अगर चार्ज बढ़ता है, यानी चार्ज बढ़ने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, 0 से +2 जा रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, अगर मैं इसको ब्रेक कराऊंगा तो ये टूटेगा 2H+ और OH-। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, और जब कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है तो वो चार्ज रखता है 0। तो +1 से 0, यानी प्लस से 0 पे जा रहे हैं तो चार्ज घटा है, कम हुआ है, यानी चार्ज कम हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा और ये चार्ज चला गया होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। अब आपसे पूछा जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो सकता है आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया हो, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपके 10th में अभी इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग 11th में डिस्कस कर लेंगे हम लोग फिर दोबारा से। फिर भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, अदरवाइज आपके ये वाले एग्जाम्पल्स एप्लीकेबल होंगे। एक बार आप इन सबको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, कोरोजन, ठीक है, और रेंसिडिटी। आप एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ें तो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन होता है कि डेफिनेशन के वाइज पहले आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जनरली कोरोजन की हम डेफिनेशन लिखेंगे पहले, और उसके बाद कोरोजन को डिस्कस करेंगे होता क्या है। तो कोरोजन की डेफिनेशन कहती है कि द प्रोसेस इन विच metal eaten up gradually by the action of moisture, air and chemical process on the surface of metals are known as corrosion. Means the process in which metal eaten up gradually by the action of air, moisture and chemical process on the surface of metal are known as, on the chemicals, ऐसे लिख लेते हैं, on the chemicals and chemicals on the surface of metals are known as corrosion। यानी corrosion का मतलब है कि जब किसी मेटल पर एयर की वजह से, एयर के एक्शन से, मॉइस्चर की वजह से और केमिकल्स की वजह से मेटल्स का खराब होना, लगातार खराब होना, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से मेटल्स का खराब होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है आयरन Fe यानी आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर क्या जंग लगता है, कैसे क्या रिएक्शन होती है, वो हम लोगों को यहाँ डिस्कस करनी है। तो जनरली 4Fe, जब आयरन के मॉलिक्यूल किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन इसको मिलता है और मॉइस्चर मिलता है,
मॉइस्चर डॉट XH2। XH2 को मतलब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ फिक्स नहीं है, इसलिए हमने क्या ले लिया, XH2 ले लिया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2Fe2O3 डॉट XH2O, 2Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये जो 2Fe2O3 डॉट XH2 होता है, ये किसका होता है एग्जाम्पल, रस्ट। किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट। तो क्या हुआ कि आयरन पर जब एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर ने ट्रीट करा तो क्या हुआ, उसको रस्ट कर दिया, उसको उस पर जंग लगा दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉरोजन। और मेटल क्या होने लगते हैं खराब, आप लोगों ने देखा है जंग का लगना लोहे पर, बहुत सिंपल आप लोग देख सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि केवल आयरन पर ही रस्टिंग होती है, बहुत सारी मेटल्स पर रस्टिंग होती है। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो हम सिल्वर का देख सकते हैं। सिल्वर पर क्या होता है कि अगर हम सिल्वर लें तो सिल्वर होता है ये Ag, और जब इस पर एनवायरमेंटल H2S, अगर हम सिल्वर को खुला छोड़ दें काफ़ी समय तक तो एनवायरनमेंट में जो हमारी एयर के अंदर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो सिल्वर के साथ ट्रीट कर जाएगी और बनाती है Ag2S, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब ये जो Ag2S होता है ये ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। आपने देखा होगा कि अगर चांदी सिल्वर को खुला छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, रख दिया जाए तो चांदी काली पड़ जाती है। तो ऐसा क्या होता है, तो उस चांदी के साथ, उस सिल्वर के साथ H2S एनवायरमेंटल की H2S गैस ट्रीट करती है और सिल्वर सल्फाइड बना देती है। वो जो कलर का ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। तो सिल्वर पर भी क्या होता है, रस्टिंग होता है। ये सिल्वर पर रस्टिंग का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर पर, कॉपर पर भी रस्टिंग होती है। तो कॉपर पर रस्टिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, तो कॉपर पर जब रस्टिंग होती है तो कॉपर जो होता है वो किसके साथ ट्रीट करता है, CO2, एनवायरमेंटल फैक्टर से उसे CO2 मिलता है, H2 मिलता है और O2 मिलता है। ठीक है, H2O मिलता है और O2 मिलता है। जब ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं एनवायरमेंट से तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट कैसा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, ग्रीन कलर का मिलता है, ग्रीन कलर का मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग तांबे की रिंग पहनते हैं, छल्ले पहनते हैं या कड़े पहनते हैं, तो जहाँ वो रिंग पहनते हैं उनकी उंगली ग्रीन हो जाती है। तो ग्रीन क्या हो जाती है, वो कॉरोजन हो जाता है। यानी वो जो कॉपर है वो उनकी जब फिंगर जो है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में भी आती है, एनवायरमेंटली O2 के कॉन्टैक्ट में भी आती है, तो क्या बना लेती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है, जिसको हम CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। तो ये कॉपर की रस्टिंग होती है, या हम कहें कि कॉपर का कॉरोजन होता है। तो इस तरीके से ये कॉरोजन होता है। अब बारी आती है कि कॉरोजन तो हमें समझ में आ गया कि एनवायरमेंटल फैक्टर का मेटल को खराब कर देना क्या कहलाता है, कॉरोजन कहलाता है। तो तीनों एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब बात आती है कि कॉरोजन से किसी मेटल को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द कॉरोजन। कॉरोजन से मेटल को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो कॉरोजन से मेटल को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो उसका केस बनता है हमारे पास, हम लोग लिखते हैं प्रिवेंशंस ऑफ कॉरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन। यानी कॉरोजन्स के क्या क्या प्रिवेंशंस होती हैं, कैसे रोका जा सकता है। तो बच्चों कैसे रोका जा सकता है, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन मेटल आर्टिकल्स, बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन मेटल्स। यानी अगर हमें मेटल को जंग लगने से बचाना है, जैसे हमारा घर, सपोज करते हैं हमारे घर में कोई नया गेट लगवाया हमने आयरन का, लोहे का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर प्राइमर करते हैं, फिर उस पर पेंट करते हैं। क्यों, तो दो रीज़न होते हैं, एक तो डेकोरेशन हो जाती है और दूसरा हम उसको रस्टिंग से बचाते हैं, यानी उस पर जंग ना लग जाए, वो कॉरोजन ना हो जाए, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उस पर पेंट अप्लाई कर देते हैं। तो पेंट अप्लाई करने होने से क्या होता है, जहाँ पर पेंट अप्लाई हो जाता है वहाँ पर जंग लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा रीज़न होता है हमारे पास बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल। अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पेंट अप्लाई नहीं हो पाता है, तो जहाँ पर पेंट अप्लाई नहीं हो पाता है वहाँ ग्रीस और ऑयल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे व्हीकल्स में चेन होती है, जैसे साइकिल में भी चेन होती है। अब वहाँ हम पेंट नहीं कर सकते साइकिल की चेन पर, क्योंकि साइकिल की चेन पर जो पेंट करेंगे तो पेंट छूट जाएगा, क्योंकि हमारी चेन रेगुलर मूव करती है। बाइक में है ना, तो अब उसमें क्या करते हैं, वो स्मूथली चले और उस पर कॉरोजन ना हो, जंग ना लगे, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर ग्रीस या ऑयलिंग करते हैं। तो ग्रीस और ऑयलिंग करने से हमारी चैन पर रस्टिंग नहीं होती है, या फिर हम कहें कॉरोजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होती है बाय गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन होता है कि जब आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। ये आयरन का ऑब्जेक्ट है और आयरन के ऑब्जेक्ट पर जब हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिंक मेटल की ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करके भी आयरन ऑब्जेक्ट को कोरोजन से बचाया जा सकता है। तो बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, गैल्वेनाइजेशन, बाय मेकिंग एलॉयज, बाय मेकिंग एलॉयज। बाय मेकिंग एलॉयज का मतलब क्या है? तो बच्चों एलॉयज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंबाइंड करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो उसको एलॉय बोला जाता है। तो एलॉय का एक जनरल एग्जांपल कैसे होता है? तो एलॉय का एग्जांपल होता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा ब्रॉन्ज जो मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, वो जो ब्रॉन्ज होता है हिंदी में उसे कासा बोलते हैं, वो क्या होता है? वो एलॉयज होता है। वो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर का और टिन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। ब्रास होता है जिसको हम पीतल बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो ये कॉपर और जिंक का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मेटल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम एलॉयज बनाते हैं। तो ये क्या है? इन मेथड्स के थ्रू हम कोरोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं, मेटल्स को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। जब हमारा ये कोरोजन भी कवर हो जाता है तो नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास रेंसिडिटी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है ये भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है, मैं आप लोगों को सिंपल अगर मैं समझाऊं तो रेंसिडिटी का मतलब होता है द केमिकल process in which food material gets oxidized by food material। कैसा food material? oily and fatty food material, फूड मटेरियल यहाँ लिख लीजिए, प्रेजेंस इन फूड मटेरियल। फूड मटेरियल कौन सा? ऑयली एंड फैटी, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस्ड अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट are known as रेंसिडिटी। यानी होता क्या है? हमने क्या लिखा था? केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल, कैसा फूड मटेरियल? ऑयली और फैटी फूड मटेरियल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस्ड अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आर नोन एज रेंसिडिटी। यानी जब हमारा कोई ऑयली और फैटी, जो ऑयल जिसके अंदर ऑयल ज़्यादा हो या फैट हो जिन फूड्स में, उसको अगर हम खुले में रख दें तो क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है AERIEL। एरियल मीन्स एनवायरमेंट की एयर उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, और एनवायरमेंटल एयर उसके साथ जब रिएक्ट कर जाती है तो उसमें क्या कर देती है? अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से बदबू आने लगती है, ख़राब होने लगता है, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यानी हमारे खाने का ख़राब होना, फैटी जिसमें फैट यानी जो ऑयल बू आने लगती है, और यानी हमारे खाने का खराब हो जाना किसके थ्रू? बाय द एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एयर, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होती है? द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल, फैटी और ऑयली मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल। यानी अगर हम अपने खाने को खुले में, फूड मटेरियल को खुले में रख दे तो एनवायरमेंटल एयर उसके साथ ट्रीट करके उसमें जब कर लेती है तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल यानी उसमें बदबू आने लगती है और टेस्ट चेंज हो जाता है, और खाने का ख़राब होना, जिसे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं खाने का ख़राब होना ही क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। अब रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो प्रिवेंशन के फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। प्रिवेंशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो प्रिवेंशन फैक्टर में फर्स्ट है रेंसिडिटी से बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर्स, यानी रेफ्रिजरेटर्स में अगर हम अपना फूड मटेरियल रख देते हैं तो हमारा खाना कई दिन तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो वो क्या है? बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर में रख के रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग
बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में डालते हैं। जो हमारा पैक्ड फूड आता है, पैकेट्स में जो फूड आता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी मिले हुए होते हैं। जो आपके सिलेबस में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो है BHA एंड BHT। BHA क्या होता है और BHT क्या होता है? तो BHA होता है ब्यूटाइलेटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी और T4 होता है टोलुइन, T4 होता है टोलुइन। तो इस तरीके से ये इनकी फुल फॉर्म होती है और ये एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और कीपिंग फूड मटीरियल इन एयर टाइट कंटेनर, कीपिंग फूड मटीरियल इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में रखकर भी हम फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। बाय कीपिंग फूड मटीरियल अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से अगर हम दूर रखें खाने को तो भी हम रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं। और लास्ट होता है बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस फॉर प्रिजर्विंग फूड मटीरियल। अब नाइट्रोजन गैस का क्या रिलेशन है तो वो बता देता हूँ। जनरली आप जो मार्केट से पैकेट्स लेते हैं, फूड पैकेट्स लेते हैं, आप चिप्स के पैकेट लेते हैं, कुरकुरे के पैकेट लेते हैं, तो आप देखते हैं उसमें कुछ एयर भरी होती है। वो जो एयर होती है वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस होती है और वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से आपके फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करती है और वो ख़राब नहीं होते हैं। दूसरा, वो पैकेट बहुत अच्छे से क्या होता है, एयर टाइट होता है और एनवायरनमेंट की एयर अंदर नहीं जा पाती है। तो O2 तो मिल नहीं रही है और अंदर कौन है, N2, जो कि रिएक्ट कर नहीं रही है। तो उससे क्या होता है कि हमारा फूड मटेरियल सेफ रहता है। तो जितने भी पैकेट्स होते हैं उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो नॉर्मल एयर नहीं होती है, O2 नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन क्या करती है, रेंसिडिटी से बचाव के लिए भरी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेंसिडिटी भी कवर हो जाता है। चलिए, रेंसिडिटी कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब रेंसिडिटी के बाद हम लोग लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक में डिस्कस कर देता हूँ आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व का मतलब होता है जिसमें से हीट एक्सेल होती है, बाहर जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो जिसमें से हीट बाहर निकल जाती है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी जलने वाली रिएक्शंस होती हैं, या हम कहें कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब पढ़ाई थी तो बताया था कंबशन रिएक्शन, जितनी भी जलने वाली किसी चीज़ को हम जला रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर रहे हैं। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो सब एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? तो रेस्पिरेशन, सांस लेना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सांस लेने के दौरान भी हीट बाहर निकलती है। डाइजेशन किसका एग्जाम्पल है? तो डाइजेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल होती हैं और इन रिएक्शन में हीट बाहर जाती है। बाहर जाती है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, C+O2 गिव्स CO2, ठीक है, प्लस हीट। अगर हीट की जगह यहाँ पर हीट एनर्जी या केवल एनर्जी भी हो तो भी हम समझते हैं कि ये क्या होगी, रिएक्शन की एक्सोथर्मिक होगी और हीट इवॉल्व हो रही होगी। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन इनकी रिवर्स होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व्ड नहीं होती, हीट इज इन्वॉल्व्ड यानी जिसमें हीट दी जाती है, रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, वो कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वो सारी किसका एग्जाम्पल होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो क्या आता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल होता है। और ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑल्सो एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। सनलाइट की
प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस भी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।